हेलो बच्चों, आज हम लोग एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ्स का। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको वाइब्रेंट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और जैसा कि आप लोगों को मिल चुका है सैम्पल पेपर, उसी क्वेश्चन पेपर का आज अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन सॉल्यूशन पूरे 5 सेक्शंस का मैं कराऊंगा आपको, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। तो सबसे पहले अपन सेक्शन वाइज शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें अपने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सबसे पहले अभी देखना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23। 2 नंबर्स दिए हैं, 2 नंबर्स का HCF है 23 और LCM है 1449। तो देखिए 2 नंबर्स हैं जिनका HCF अपन को दिया गया है कितना, 23 और LCM है 1449। अब बोला क्या गया है इसमें कि इफ़ वन ऑफ द नंबर, मतलब दोनों में से एक नंबर है 161, तो अपन मान लेते हैं कि पहला नंबर x है, जो नंबर हमें गिवन है वो x है और जो अपन को है 161, और एक नंबर है y जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। क्या फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो मैं बोल दूँ x इंटू वाई, ठीक है। HCF की वैल्यू 161, LCM की वैल्यू 1449 इक्वल्स टू x इंटू वाई। यहाँ पे x की वैल्यू भी लिख सकते हैं अपन, कितना, 161। तो अपन ने कुछ डेटा में कुछ गलती करी है, एक बार फिर से लिखते हैं इसको। HCF की वैल्यू है 23 और LCM की वैल्यू है 1449। एक नंबर जो गिवन है वो है 161 और एक नंबर है y। हमें y वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाय 161। इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 23 से ये जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 से ये जाएगा 207 टाइम्स, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 207। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। 2 नंबर्स दिए थे, 2 नंबर्स का HCF था 23 और 2 नंबर्स का LCM था 1449। एक नंबर हमें गिवन था 161, सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना था, जिसका आंसर अपना आ गया है कितना, 207। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहे हैं अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है जिसका सम ऑफ जीरोज भी पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी पता है। तो अगर तो पहले मैं फॉर्मूले पे आऊं, तो सम ऑफ जीरोज को मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सम ऑफ जीरोज मुझे गिवन है कितना, -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मुझे गिवन है कितना, 2। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक जो स्टैंडर्ड मेथड है वो जानते होंगे, क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का मेथड है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। बस k क्या है यहाँ पे, k कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज या सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है, अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम किसी भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल 5 का कर दें, 6 का कर दें, 7 का कर दें, तो भी उसके जीरोज चेंज नहीं होते हैं। इसी वजह से हम बाहर का यहाँ पे k लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फाइंड आउट करने बोला होता तो हम k नहीं लेते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता, अदर साइड में जीरो आ जाता, और जैसे अदर साइड में जीरो आ जाता ये k जीरो के डिवाइड में चला जाता और वहाँ पे ये जीरो जाता। अब इसका आंसर निकालते हैं, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू है -3। देखो माइनस एंड माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली +3x एंड +2। कोई ऑप्शन मैच करके देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने k की वैल्यू को 1 माना है, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स दिए हैं, 2 नंबर्स का डिफरेंस हमें दिया है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे 2 नंबर्स अपन को अज्यूम करने पड़ेंगे। तो मैंने मान लिया कि एक नंबर x और एक नंबर y है, तो 2 नंबर्स का डिफरेंस में निकला हूँ। एक नंबर अगर x और एक नंबर अगर y है तो उनका डिफरेंस हो गया x - y।
अच्छा, डिफरेंस x माइनस वाई भी हो गया और y माइनस एक्स भी हो गया, तो मैंने मान के चला है कि x बड़ा है, मतलब मैंने अज्यूम कर दिया है कि x इज ग्रेटर देन y है, तो इनका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, और जो कि हमें दिया गया क्वेश्चन में कितना, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 14, तो यहाँ पे हो गया 14। तो अगर दो नंबर्स का डिफरेंस 14 है, अब अगले स्टेप में क्या दिया गया, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर, x का स्क्वायर और y के स्क्वायर का डिफरेंस, वो हमें दिया गया है कितना, 448। ये हमें इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। देन फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 448। एक्स प्लस वाई की वैल्यू नहीं पता है, पर एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है, यहाँ दी गई है कितनी, 14। तो देखो एक्स प्लस वाई एज इट इज रखा, एक्स माइनस वाई की जगह 14 इक्वल्स टू 448। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 448 डिवाइड बाई 14। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कर दें, 2 से कर दें, 2 से, अच्छा डायरेक्ट 14 से कर देते हैं, 14 3 जा 42, रिमाइंडर 2 28, 14 2 जा 28। तो मतलब क्या, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 32। देखो x माइनस वाई ऑलरेडी गिवन था कितना, 14, और x प्लस वाई कितना है, 32। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ये कट जाएगा, यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 प्लस 14, 32 प्लस 14 कितना हो गया, 46। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 23। जैसे ही x की वैल्यू 23 आ गई, अपन किसी भी ऑप्शन, या तो इस इक्वेशन में रख दो, या इस इक्वेशन में रख दो, या इस इक्वेशन में रख दो, कहीं भी रख दो। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, अगर x 23 है तो y कितना हो जाएगा, 32 माइनस 23, तो y कितना हो जाएगा, 32 माइनस 23, तो ये कितना आ जाएगा, 9। तो x की वैल्यू 23 और y की वैल्यू 9। ये ऑप्शन हम मैच करके देखते हैं, 23 एंड 9 ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल तब आते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं। बी, ए और सी क्या हैं, बी, ए और सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं। जैसे हम सभी जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म हो गया सी। अब यहाँ पे जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के इक्वल्स टू 0। तो पहले यहाँ से ए बी सी फाइंड आउट कर लें, कंपेयर करेंगे जरा इन दोनों इक्वेशंस को। तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस के और सी की वैल्यू के। अब उन्होंने बोला है कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे, मान ले एक अल्फ़ा और दूसरा भी क्या होगा, अल्फ़ा। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर मतलब माइनस के का स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 4a और c मतलब 2 टाइम्स ऑफ k, 2 टाइम्स ऑफ k इक्वल्स टू 0। तो k की यहाँ से दो वैल्यूज़ निकली, के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल्स टू 0। अब देखो जो सबसे बड़ी गलती होती है, अपन क्या करते हैं, k कॉमन ले लेते हैं। k कॉमन लेना गलती नहीं है, k कॉमन लेते ही क्या आया, k माइनस 8। अब यहाँ से हमें समझना पड़ेगा k का एक आंसर 0 पॉसिबल है और k का एक आंसर k माइनस 8 0। तो एक आंसर k इज इक्वल टू 0 और दूसरा आंसर k इज इक्वल्स टू 8, और ये दोनों ही आंसर सही होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन आधा किया, सिर्फ a की वैल्यू निकाली, फॉर एग्जाम्पल अगर 0 निकाला तो आप ऑप्शन नंबर a लगा दोगे, अगर सिर्फ 8 निकाला तो ऑप्शन नंबर c लगा दोगे, पर दोनों ही आंसर सही होंगे 0 और 8। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा जो करेक्ट होगा वो होगा डी।
ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, एक एपी की बात चल रही है ना। इनके सॉल्यूशंस में आपको शॉर्ट में इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। जब अपन 2 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन पाएंगे तो उनके सॉल्यूशन थोड़े से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ज़्यादा होंगे। अभी सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है। तो उन्होंने बोला है कि 7 टाइम्स द 7th टर्म, दैट मीन्स 7 टाइम्स ऑफ T7 इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, मतलब T11। पूछा क्या है? देन इट्स 18th टर्म। फाइंड आउट क्या करना है बेटा? T18। पहले तो T18 को लिखना आना चाहिए। T18 को कैसे लिखते हैं? A + 17D। अब इस इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। 7 टाइम्स ऑफ T7 क्या होगा? T7 हो जाएगा क्या? A + 6D। 11 टाइम्स ऑफ T11 क्या हो जाएगा? A + 10D। इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 7A + 42D इक्वल्स टू यहाँ से 11A + 110D। सारी नंबर्स को उस तरफ लेके जा रहे हैं तो 11 - 7 बचेगा 4A और 110 - 42। 110 में से 42 गए तो कितने बचे? 8 और 60, 68। 68D = 0। यहाँ से 4 का डिवाइड लगा दूँ। 4 का डिवाइड लगाते ही ये बच गया A + 17D = 0। और ये देखो T18 भी क्या होता है? A + 17D। तो मतलब ये क्या लिखा है? ये लिखा है बेसिकली T18। और T18 का आंसर कितना आ गया? 0। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? T18 का आंसर 0, ऑप्शन नंबर डी। आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। इफ इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, 2 ट्राइंगल्स हमें दिए गए हैं, तो 2 ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ABC और DEF। अब देखिए क्या बोला गया है? AB अपॉन DE, AB अपॉन DE किसके इक्वल है? BC अपॉन FD के। मतलब क्या? AB और DE करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। AB और DE करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसी के साथ BC और FD, मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। AB और BC करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ऐसे ही DE और FD करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। जब ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन FD, मतलब इन दोनों का रेशियो सेम है एंड इनको सिमिलर बनाना है। अगर हमें इन दोनों को सिमिलर बनाना है तो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया क्या होता है? अगर दो साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, मतलब दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, तो उनके बीच में बनने वाला एंगल, मतलब ये एंगल, और यहां इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, मतलब ये एंगल, ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो मतलब एंगल बी को किसके इक्वल होना पड़ेगा? इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर होने के लिए एंगल बी को एंगल डी के इक्वल होना पड़ेगा। किसी ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है। एंगल बी को एंगल डी के इक्वल होना पड़ेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है AOBC इज अ रेक्टेंगल, मतलब 4 कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। AOBC इज अ रेक्टेंगल जिसके 3 वर्टिसेस हमें गिवन है। A गिवन है, O गिवन है, B गिवन है। A, O और B 3 वर्टिसेस हमें गिवन है। पूछा क्या है? द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। सबसे ईजीएस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो है, थोड़ा क्योंकि आसान है, कोऑर्डिनेट ज़्यादा बड़े नहीं है, इनको प्लॉट कर लेते हैं, रफली प्लॉट कर लेते हैं। जैसे अपन सबको पता है कि ये 0 0 होगा, ठीक है, ये 0 0 होगा और 0 0 O के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो बेसिकली ये O हो गया। अब इन्होंने बोला है A मैं यहाँ मान लेता हूँ, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,3। B इन्होंने दिया है मुझे 5,0, तो B मैंने यहाँ मान लिया कितना? 5,0।
0। अब ऐसा सोचो, अगर इसको रेक्टेंगल बनना है तो रेक्टेंगल तो ऐसा ही पॉसिबल है ना, ये रेक्टेंगल पॉसिबल है, मतलब इसका जो नेक्स्ट जो फोर्थ वर्टेक्स आएगा वो यहां पे आएगा, सी, ओ ए बी सी, तो उसका जो फोर्थ वर्टेक्स आएगा वो सी यहां पे आएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना कितना आसान हो गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, जितना बी का होगा मतलब 5, और वाई कोऑर्डिनेट जितना ए का होगा मतलब 3। अब उन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल के लिए क्या हो जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दें, यहां से यहां तक की लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं ओ और सी में, तो लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा ओ सी के इक्वल अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 25 प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 9, कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34। मतलब ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मिल जाएगा अपन को, सी, 7th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8th पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ करा रहा हूँ 8th। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 2 10 30, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, 2 10 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। देखो इसके बहुत सारे तरीके मिल सकते हैं अपन को। एक तरीका तो ये कि मैं इसको 30 डिग्री की वैल्यू रख दूं, 30 डिग्री की वैल्यू रख के आपका इसका आंसर आ जाएगा, और उस आंसर को ऑप्शन में जो चारों ऑप्शंस दिए हैं उनसे टैली कर लूँ कि किसके इक्वल आ रहा है। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसमें मैं अगर वैल्यू ना रखूँ और वैल्यू ना रखते हुए अगर मैं इसमें इसी चीज़ को ऐसा ही सॉल्व करना चाहूँ, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में ही सॉल्व करना चाहूँ, तो एक वो भी तरीका है। पर मुझे लगता है कि जो वैल्यू रखने वाला है वो बहुत आसान है। अच्छा 2 10 30, 10 30 की वैल्यू हम सब जानते हैं, 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अच्छा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 30, और सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी कॉस 30 की होगी उसका रेसिप्रोकल। कॉस 30 की कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की कितनी हो जाएगी 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर मतलब 4/3। अब यहां से देखो ये 3 ऊपर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ 3 ओवर 4√3, ये बचेगा 2 से 4 काट दें 2 बार, और देखो ये 3 और √3 आपस में सिंप्लीफाई होकर कितना बच गया न्यूमरेटर में, √3, नीचे 2, √3/2 मेरा इसका आंसर आ गया। अब √3/2 मैं ऑप्शंस में मैच करना चाह रहा हूँ कि चारों ऑप्शन जो मुझे गिवन है उसमें से किसकी वैल्यू होती है। पहला ऑप्शन है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की ही वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका आंसर कितना आ गया साइन 60। मतलब क्या, जो पहला ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया, साइन 60 √3/2। देखो cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, और साइन 30 1/2 होता है, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है वो है साइन 60, जो कि अपना 8th क्वेश्चन। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोल रहे हैं। 9th क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 9th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब क्या एक टावर होगा, ठीक है। पहली बार तो क्वेश्चन किस चैप्टर का है, क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब क्या एक टावर है और एक ग्राउंड पे पॉइंट है, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप पे जब देखा जा रहा है, ये ग्राउंड मान लिया अपन ने, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये हमें गिवन है कितना, दिस इज 30 डिग्री। अच्छा टावर की हाइट नहीं दी है, और ये जो पॉइंट है जहां से अपन देख रहे हैं टावर के टॉप पे वो 30 मीटर अवे है, मतलब ये हमें दिया गया है। फाइंड आउट क्या करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकता था इस चैप्टर से वही है, सीधा सीधा क्या लगा दें, tan 30 लगा दें। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया है h, बेस कितना है 30, यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 टाइम्स ऑफ tan 30 मतलब 1/√3। 1/√3 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें रेशनलाइज करने के तरीके से, तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो जैसे ही √3 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 30√3 हो गया, नीचे करते ही √3 × √3 3 बन गया, 3 से ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया tan √3।
मीटर। किस ऑप्शन में अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर सी में 10√3। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 10 जो ऊपर अपन स्किप कर गए थे वो अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है इफ O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, PQ इज द कॉर्ड। मतलब क्या? पहले तो एक सर्कल की बात चल रही है। इस सर्कल का सेंटर है O और PQ को ये कॉर्ड है। अब कॉर्ड अभी अपन बना लेंगे। कॉर्ड अपन बना लेते हैं। कॉर्ड मान के चलो ये हो गई PQ। अब बोला क्या जा रहा है? एक टेंजेंट है PR, एक टेंजेंट है P से जो शुरू हो रही है। मान लेते हैं ये टेंजेंट है PR। ये जो टेंजेंट है PR ये एंगल बना रही है 50 डिग्री का विथ PQ। मतलब ये एंगल कितना के बने? 50 डिग्री। अब पूछा गया है एंगल POQ फाइंड करिए। देखो O यहाँ पे था, POQ फाइंड करने के लिए मैं इसे ज्वाइन कर दूं। मुझे पूछा गया ये एंगल फाइंड करना है, इसको मैंने x मान लिया। पहली बात तो डायग्राम से देखो, बहुत आसान सी बात। O सेंटर है तो O से लेके P तक की डिस्टेंस रेडियस, O से लेके Q तक की डिस्टेंस रेडियस, और P से लेके R ये कौन है? टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है? ये रेडियस है और ये टेंजेंट है नीचे। तो रेडियस और टेंजेंट में बनने वाला एंगल ये कितना हो जाएगा? 90। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल कौन सा? OPR ये पूरा होगा 90, जिसमें से अगर ये वाला एंगल 50 है तो सोचो दिमाग लगा के, अगर ये 50 है तो इधर वाला कितना होना पड़ेगा? ये 40 होना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल OPQ 40 होगा। और देखो अगर अपन अंदर वाले ट्रायंगल पर ध्यान दें तो OPQ ये दोनों ही इक्वल होंगी क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। इधर वाला एंगल हमने कितना निकाला? 40, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? 40। तो एंगल OQP भी कितना हो गया? 40 डिग्रीज। पूछा क्या है? एंगल O पूछा है। अब देखो एक ट्रायंगल में 3 एंगल है। हम जानते हैं कि एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q ये तीनों ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तीनों का सम कितना होगा? 180। यहाँ से एंगल O पूछा है, P और Q दोनों 40 दोनों हो गया, सम करके 80 इक्वल्स टू 180। यहाँ से एंगल O की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका है ऑप्शन नंबर A। ये क्वेश्चन नंबर था 10th। 11th अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे चल रहे हैं 12th पे। क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या बोला गया? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग। मतलब हमारे पास अंडे हैं, अंडों का पूरा एक बैग है जिसमें 400 एग्स हैं। टोटल एग्स कितने हैं? टोटल है 400। ठीक है। अब टोटल में से कुछ अंडे खराब हैं, कुछ अंडे खराब हैं और कुछ अंडे अच्छे हैं। तो जो अंडे खराब हैं वो पता नहीं कितने हैं, तो हमने मान लिया कि एक्स अंडे जो हैं वो खराब हैं। 400 में से एक्स अंडे जो हैं वो खराब है। और इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग्स। वो हमें कितनी दी है क्वेश्चन में? 0.035। खुद सोचो, बैड अंडे निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? आपने बैड कितने माने थे? अपन ने बैड माने थे एक्स। टोटल कितने थे? टोटल थे 400 और यही हमें कितना दिया है? 0.035। तो मैं इस डेसिमल को हटा के नीचे क्या कर दूं? 1000। और देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 35 टाइम्स 4 हो जाएगा 140। और 140 को जैसे ही 10 से डिवाइड किया तो x का आंसर कितना आ गया? 14। मतलब पूरे 400 में से 14 अंडे खराब होंगे। क्या क्वेश्चन में ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12th का सॉल्यूशन। आगे चलते हैं 13th। 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आ गए, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, वो भी सोचो इतने आसान से। 13th भी प्रोबेबिलिटी से पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 1 to 100। मतलब
7 के मल्टीपल्स की बात चल रही है। मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 1 to 100। तो पहले तो अपन 7 के मल्टीपल्स लिख देते हैं। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 और 98, इतने होंगे। बस कुछ नहीं, 7 की टेबल है। 7 की टेबल हमने लिख दी। कहाँ तक लिखनी है कि वो 100 से आगे ना चली जाए। जरा काउंट करो कितने नंबर्स आ रहे हैं। ये टोटल नंबर्स अगर काउंट करेंगे तो कितने आ गए? ये टोटल नंबर्स कितने हो गए? 14। तो टोटल मल्टीपल्स कितने हो गए? 14। और टोटल नंबर हमारे पास कितने थे? 1 से लेके 100 तक, मतलब 100 नंबर्स थे। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं लिख रहा हूं मल्टीपल्स ऑफ 7 कितनी हो जाएगी? 14/100। 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करते क्या हो जाएगा? 7/50। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें। फोर्टीन्थ में देखिए। 14 में क्या बोला जा रहा है? टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल में दो टेंजेंट्स बनाई गई हैं। कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट टी से। एक को बोला है टीपी और एक को बोला है टी क्यू, ठीक है, विथ सेंटर ओ। इसका सेंटर ओ है। पी ओ क्यू 130। देखो डायग्राम बनाते हैं तो ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सर्कल, सेंटर, एक पॉइंट टी मान लिया। टी से एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, एक को बोल दिया पी और एक को बोल दिया क्यू, टी पी और टी क्यू। अब उन्होंने क्या बोला है? वो बोल रहे हैं हमसे कि सेंटर इसका ओ है, पी ओ क्यू, मतलब पी को ओ से ज्वाइन कर दिया और क्यू को भी ओ से ज्वाइन कर दिया। पी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल, और ये एंगल उन्होंने हमें दे रखा है 130। पूछा है ये वाला एंगल। डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन है। एक रिजल्ट होता था कि टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल और दोनों रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करने वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं? x प्लस 130 इक्वल्स टू 180। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? सीधे सीधे यहाँ से x की वैल्यू आ गई 50 डिग्रीज। एक लाइन का क्वेश्चन था। अगर किसी को ऐसे ना समझ में आए तो आप कैसे कर लेना, हम जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90, ये भी कितना 90। ये पूरा क्या दिख रहा है? क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन? पी टी क्यू ओ, क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल दिखा तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम, मतलब x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 130, ये भी कितना हो जाएगा? 360। यहाँ से भी x निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्रीज। एक ही बात है, चाहे इस फॉर्मूले से करो चाहे उस फॉर्मूले से करो, हमें बस करना क्या है? हमें ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होगा 360। और अगर क्वाड्रिलेटरल के तरीके से नहीं करना है, अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी पता है और वो यूज़ करना चाहते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 14 हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है, इन द गिवन बिलो फिगर्स। दो डायग्राम बनाए गए हैं। देखो डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। इसमें साइड्स अपन को दी गई हैं और एंगल्स अपन को दिए गए हैं 60, 80। ये साइड है 3.8, ये 6, ये 3√3। सेम काम। अच्छा, इसका नाम भी दिया गया उन्होंने,
ए, बी और सी, इधर इसका नाम बोला गया है पी, क्यू और आर। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो है 6√3, 12 और 7.6। ये इतना इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अच्छा, इसमें कुछ एंगल गिवन नहीं है, पूछा क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी, हमें एंगल पी जो है वो फिगर आउट करना। अब देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पर इस आसान से क्वेश्चन को थोड़ा कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, वैसे तो ट्राइंगल जो है ना वो सबसे आसान सा चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर लगता है मुझे ट्राइंगल्स, अगर समझ में आ जाए तो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत मामूली सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बहुत कम है, सिर्फ थोड़े से कंसेप्ट अपन को ट्राइंगल्स में क्लियर होने चाहिए। और एक बात, ट्राइंगल्स के कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आगे जाके जब आप 11th-12th में मैथ्स लेंगे या कुछ फिजिक्स के डेरिवेशंस करेंगे, वहाँ पे ट्राइंगल्स के इतने प्रॉपर्टीज यूज होते हैं ना कि आप मतलब आप अपने आप को सोचेंगे कि हाँ अच्छा है हमने 10th में पढ़ लिया था। और अगर 10th में ये स्किप किया या 10th में अगर ट्राइंगल में थोड़ी भी हमने ढील दी तो 11th एंड 12th के कई सारे मैथ्स के क्वेश्चंस और कई सारे फिजिक्स के डेरिवेशंस पूछते ही रह जाएंगे अपन कि ये कहाँ से, ये क्या कहानी चल रही थी और फिर ये क्या आ गया। तो उस सब से बचने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जिन बच्चे ने अभी भी ट्राइंगल नहीं पढ़ा है, हालांकि एग्जाम अब बहुत पास आ गया है, पर फिर भी मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट एनसीईआरटी का पूरा ट्राइंगल्स पढ़ के जाना ही जाना है। कुछ नहीं है, 2-3 एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ तो कट गई हैं जो करनी है। अरे मैं तो बोल रहा हूँ एक बार देख के कर लो, इसका सॉल्यूशन देख के कर लो, पर स्किप मत करो। ट्राइंगल को स्किप करना बिल्कुल भी सजेस्टिंग मेरा एडवाइस नहीं है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? दो ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनकी साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। हमें दिख रहा है ये 6, ये 12, ये 3.8, इसकी डबल 7.6। तो मैं ऐसा देखो टिक कर रहा हूँ, इसके प्रोपोर्शनल में ये है, इसके प्रोपोर्शनल में ये है और इसके प्रोपोर्शनल में 3 नहीं 2 बनेंगी यहाँ पे। ये दोनों प्रोपोर्शनल 6 और 12 और ये दोनों प्रोपोर्शनल आपस में। अब अगर साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई, ध्यान रखना कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है। देखो जरा, पी एंगल बन रहा है ना, पी एंगल किस किस में बन रहा है? पी एंगल बन रहा है इन दोनों में, मतलब 6√3 और 12 के प्रोपोर्शनल वाली साइड में। 6√3 के प्रोपोर्शनल कौन? √3। 6√3 है, 6√3 दिया ना क्वेश्चन में, हाँ 6√3 दिया। अच्छा यहाँ पे 3√3 है बेटा, तभी तो 3√3 का डबल हो गया 6√3। तो अब उन्होंने क्या बोला है, ये दोनों साइड्स कैसी हैं? प्रोपोर्शनल। और ये दोनों साइड्स कैसी हैं? प्रोपोर्शनल। अब समझो इस बात को, जो एंगल P बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, मतलब अगर इस ट्रायंगल में देखूं तो 3√3 और 6 के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा है? एंगल C। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि एंगल P होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। ये बहुत आसान सी बात। क्यों? क्योंकि एंगल P जिन दो साइड से मिलकर बन रहा है, PR और PQ, यही दोनों का प्रोपोर्शनल साइड हमें यहां देखना है। तो यहां PR का प्रोपोर्शनल कौन है? ये PR। और PR का प्रोपोर्शनल कौन है? PR का प्रोपोर्शनल है अपना AC। और PQ का प्रोपोर्शनल कौन है? PQ का प्रोपोर्शनल अपना BC। तो हमें इस तरीके से देखना है कि हमें साइड्स प्रोपोर्शनल ढूंढनी है कि कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है। जैसे हमें प्रोपोर्शनल साइड्स मिली, एंगल P एंगल C के बराबर आ गया। अब देखो, अब एंगल C, अब देखो क्वेश्चन में एक और चीज़ खिल गए वो। अब क्वेश्चन में क्या खिल गए? क्वेश्चन में उन्होंने एंगल A दिया, एंगल B दिया, पर एंगल C तो दिया ही नहीं। पर देखो कितनी बड़ी बात है, 10th में आके हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, 8th क्लास का क्वेश्चन है। अगर ट्राइंगल में दो एंगल दिए हैं, थर्ड निकाल नहीं सकते क्या? 80 और 60 कितना हो गया? 140। तो C कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ से C कितना हो जाएगा? 40 डिग्रीज। देखो जरा ऑप्शन में है क्या 40 डिग्री? हाँ, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C 40 डिग्री है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया अपना। अच्छा 15 से पहले 14 कर लिया था, 14 कर लिया था, 15 कर लिया था, 16th पे आ जाते हैं। देखो बहुत आसान सा, मतलब जैसा बोर्ड ने सैम्पल पेपर दिया था, सैम्पल पेपर अगर आप देखोगे ना तो सैम्पल पेपर उतना आसान नहीं है, पर अगर किसी ने उस लेवल की पढ़ाई कर ली है तो उसको अब चीज़ें आसान लग रही होंगी।
आपको पूरा पेपर आप देखोगे ना, पूरा पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप देखोगे कि हार्डली 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप कहीं भी फंसोगे, वरना पूरा पेपर बिल्कुल मक्खन की तरह बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट, एक कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, वो इक्वी डिस्टेंट है 2 पॉइंट से। अच्छा, इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट आप समझते हैं क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस मतलब P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस बराबर है। मतलब क्या बोला गया है कि PA इक्वल्स टू PB। अच्छा, अगर दोनों की डिस्टेंस बराबर है तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। स्क्वायर क्यों किया पता है? स्क्वायर किया मैंने अंडर रूट को हटाने के लिए। तो स्क्वायर करती दोनों की तरफ से अंडर रूट गायब हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर किया, अंडर रूट गायब हो गया। तो अब लगाओ जरा PA स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। शॉर्ट में करें, एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, वाई स्क्वायर यहाँ भी आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, वाई स्क्वायर यहाँ भी आएगा, कट जाएगा, नहीं लिख रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 प्लस 36 कितना? 45, 3 का डबल 6x, 6 का डबल 12y। इधर देखें जरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट चुका है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 3 का डबल 6x और माइनस 4 का माइनस 8y। सबको उधर लेके चले जाओ, तो देखो 6x को उधर लेके जाओगे तो 6 प्लस 6 12x, 12y को उधर लेके जाओगे माइनस 8 प्लस 12, माइनस का 8 है प्लस का 12 है तो प्लस का 4y। और क्या बचा? 45 को उधर लेके जा रहा हूं तो 25 माइनस 45 मतलब माइनस 20, इधर बचा 0। सब में कुछ तो डिवाइड लग रहा है, 4 से डिवाइड लग रहा है सब में। 4 से डिवाइड लगाते ही क्या बच गया? 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। कोई ऑप्शन? 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी। तो 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे चले 17th पे चलते हैं। 17th में बोला जा रहा है, देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्या करना है? पेरीमीटर और एरिया, किसी भी सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस। कोई एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करना है बच्चा। कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या मान ली? r, इसका पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है? एरिया के इक्वल है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, एरिया का फॉर्मूला πr स्क्वायर। देखो पाई से तो पाई कट गया, 2r को उस तरफ लेके जा रहा हूं, आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू 0, r कॉमन लेते ही r माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से r के दो आंसर आएंगे, देखो एक r0 और एक r2। अब इस क्वेश्चन की खास बात, उन्होंने बोला है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब अगर बाई चांस इसमें एक आंसर 0 हो जाता तो 0 भी तो आंसर आ रहा है, तो पर 0 आंसर जरूर आ रहा है, पर 0 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्यों नेग्लेक्ट करना पड़ेगा? 0 को नेग्लेक्ट इसलिए करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अगर हमने रेडियस 0 ले ली तो सर्कल ही पॉसिबल नहीं है। तो हम क्वेश्चन में सॉल्व क्या कर रहे हैं फिर? तो इसका मतलब क्या? 0 को हटा दो तो क्या बच गया? हेंस r इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो गया। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर। सर्कल बना दिया और एक टेंजेंट बना देते हैं, ये सेंटर हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5, तो मतलब ये तो पॉइंट ए है, ये टेंजेंट पे कोई एक पॉइंट दिया है टी हमें, और इसका सेंटर दिया है ओ। क्या बोला गया? देखो ऊपर का जो एंगल दिया वो तो फालतू में दिया है, काम ही नहीं है उसका, तो समझ के हो गया आप। बोला क्या गया है कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम द सेंटर, अच्छा सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये हमें दी गई है 5,
ये हमें दी गई है 5। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दी है 4, हमें फाइंड आउट करना है ये। क्वेश्चन में बस वो थोड़ा सा इसलिए घुमा रहा है लैंग्वेज में। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें एक टेंजेंट दी है और लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से तो 5 सेंटीमीटर है और वो जो ए से डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस। बहुत ही आसान सा बच्चा जैसा सवाल हो गया। हम जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। जहाँ 90 डिग्री वहाँ पाइथागोरस। तो जैसे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हम बोल सकते हैं कि 5 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो बच्चों का फेवरेट वाला ट्रायंगल होता है 3 4 5 वाला। देखो 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, इधर लेके आएंगे 25 माइनस 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से बचेगा 9 इक्वल टू आर स्क्वायर और यहाँ से आर आ जाएगा 3। खत्म। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आगे चले क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 देखो। 19 एंड 20 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजनिंग की खास बात क्या है कि आपको क्वेश्चन का लॉजिक पता होना बहुत ज़रूरी है और वो लॉजिक आया कैसे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको जैसे पहला क्वेश्चन देखो, असर्शन का पहला क्वेश्चन मतलब 19 का असर्शन, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज 5050। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 क्या होते हैं बेटा? क्या मैं नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 लिख सकता हूँ? क्या होंगे बताइए जरा। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 क्या होंगे? क्वेश्चन नंबर 19, 1 2 3 ऐसे ही तो होंगे 100 तक। जरा एपी के फॉर्मूला लगा के इसका सम निकाल के दिखाओ। तो इसका सम कैसे आ जाएगा पता है? इसका सम आ जाएगा एस एन, मतलब एन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 100 लिख सकता हूँ। सम ऑफ 100 नंबर्स 100/2 ए प्लस एल, मतलब 1 + 100, 1 + 100 हो गया 101 और बाहर हो गया 50, 50 × 101 मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ गया 5050। मतलब अपना असर्शन तो सही दिया है, असर्शन तो सही दिया है। आगे चलते हैं। असर्शन के बाद बोला गया है कि इसका रीजन क्या है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n + 1/2। अब भैया ये कैसे होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर? तो देखो ऐसा नहीं लगता कि जब n नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे। लास्ट नंबर कौन होगा? n होगा। तो जब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स की मैं बात कर दूंगा, जरा ध्यान से देखना, यही कर रहा हूँ। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स की जब बात करूंगा तो बाहर नंबर होगा n/2 क्योंकि टोटल नंबर सब होगा n। पहला नंबर 1 और लास्ट नंबर n, तो क्या बन गया? n + 1/2, n + 1/2। और यही तो उन्होंने बोला है फॉर्मूला, यही तो लिख के दिया है n + 1/2। मतलब क्या? असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, एंड यस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब क्या? जैसे ही आपने यहाँ पे n की वैल्यू 100 डाली तो 100 डालते आपका ये आंसर आ गया। मतलब क्या? असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रीजन जो दिया है वो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है अपने असर्शन को। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब समझो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, हेयर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो मतलब ऑप्शन नंबर इसका 19 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आखिरी सवाल हमारा सेक्शन नंबर ए का, बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल बोला गया है कि 357 का मल्टीप्लाई 3 × 5 × 7 + 7 इज ए कंपोजिट नंबर। पता लगा लेंगे भी है कि नहीं। और उसके अलावा जो रीजन दिया गया है, रीजन पढ़ो पहले। रीजन दिया गया है कि अ कंपोजिट नंबर हैज फैक्टर्स 1 and itself एंड एनी अदर नेचुरल नंबर। मतलब क्या? कंपोजिट नंबर हैज फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1 होता है, itself होता है, एंड एनी अदर नेचुरल नंबर। हाँ सही है, एक तो 1 होगा, एक itself होगा और बाकी के दूसरे नेचुरल नंबर होंगे। यही तो कंपोजिट नंबर होता है। अगर वो लास्ट में लिख देता कि कंपोजिट नंबर इज अ नंबर हु हैज फैक्टर्स 1 and itself, सिर्फ यहीं तक लिखा होता तो रीजन गलत हो जाता। पर रीजन में उन्होंने मेंशन किया है कि कंपोजिट नंबर क्या है? जिसका फैक्टर है 1, itself और कोई और नेचुरल नंबर भी है।
तो अजर्शन का अपन पता लगा लेंगे कि सही है कि गलत है, पर रीज़न तो सही है। अब अजर्शन का पता लगाते हैं। अजर्शन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अजर्शन में उन्होंने बोला है कि 3 × 5 × 7 + 7 इज कंपोजिट। दिख भी रहा है वैसे तो कंपोजिट, ठीक है, वरना इसका मल्टीप्लाई करके निकाल भी सकते हो। मुझे जो शॉर्ट लग रहा है वो ये लग रहा है कि मैं 7 कॉमन लेते ही 3 × 5 15 और +1 16, 7 टाइम्स ऑफ 16 ये बन जाएगा। 7 टाइम्स ऑफ 16 कितना होता है, जो भी होता है, 7 6 42 की 2 कैरी 4, 7 1 7 and 4 11 112, यही क्वेश्चन है। 3 × 5 × 7, 7 कॉमन ले लिया, 15 + 1 16 हो गया, और 16 टाइम्स 7 112, और यस 112 इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। पर कैसे पता लगाया कि ये कंपोजिट है? कंपोजिट पता लगाने के लिए क्या किया? फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करके कैसे किया कि सर इसका एक फैक्टर तो 1 दिख रहा है, सबका होता है, एक फैक्टर इसका 112 भी दिख रहा है, क्योंकि इटसेल्फ तो सबका होता है, और उसके अलावा 2 भी तो एक फैक्टर है। और क्या 2 नेचुरल नंबर नहीं है? 2 भी तो नेचुरल नंबर है। मतलब क्या, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन वेरी वेल, मतलब रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन गिवन टू अस। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, जिसमें असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन अपना ए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 20 मार्क्स का, पूरे 20 नंबर का है ना। इनका जो सॉल्यूशन हमने किया है वो थोड़ा सा शॉर्ट में किया है, क्योंकि हमें इसकी वर्किंग नहीं दिखानी है, हमें सिर्फ सॉल्यूशन का आंसर दिखाना है। मैंने वर्किंग आपको इसलिए समझाई ताकि आपको जो आंसर आ रहा हो, या किसी बच्चे का अगर कोई आंसर नहीं भी आ रहा है तो वो इसको देख लेगा, समझ लेगा। अब यहाँ से आगे अपन सेक्शन नंबर बी पे चलेंगे, और सेक्शन नंबर बी में थोड़ी सी वर्किंग अपनी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।